Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to start fluid mechanics. देखिए ये आपका इस सीरीज का पहला लेक्चर है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स की स्टडी करेंगे। मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि इस लेक्चर में हम पहले समझेंगे कि आपका फ्लूइड होता क्या है, ठीक है, और फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर आएंगे। तो ये पहला लेक्चर है, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही समझिएगा इसको, कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली जैसे आप समझना चाहिए पहले कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ों को रिलेट कर लेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि फ्लूइड जो है वो सभी लोग प्रैक्टिकली डेली डील करते होंगे आई थिंक, और सभी ने इनको देखा भी होगा, इनकी प्रॉपर्टीज को भी आप लोग कहीं ना कहीं से यूज करते हो। तो आज उसी फ्लूइड के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप एक कर रहे हैं कि फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो हम पहले वर्ड से आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि फ्लूइड क्या होगा, फिर हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, फिर दोनों कंबाइन करके देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपका कंटेंट है फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लिखें, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्लूइड, आप सभी लोगों से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज फ्लूइड, तो जनरली सब लोग ये डिफाइन कर देते हैं कि फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोग क्या कहते हो कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी हो फ्लो करने की। अब टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो इसलिए उसको हम फ्लूइड कह रहे हैं। लेकिन ये टेंडेंसी क्यों निकल के आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये फ्लो करने की टेंडेंसी है ये क्यों निकल के आ रही है और इसका मतलब क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। पहला आपका होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। सॉलिड में कोई भी एग्जांपल ले लो, ब्रिक, स्टोन, ठीक है, कोई मेटल की बात कर लो, ठीक है, कुछ भी। तो सॉलिड का तो आप सभी को पता है कि यह सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है। सॉलिड का मतलब क्या कह सकते हो कि एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। तो अगर हम उसको इस फ्लूइड से रिलेट करते हैं तो हमने ये लिखा है कि फ्लूइड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब फ्लूइड का मतलब ये होगा जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होगी। अब हमें इस फ्लूइड को अपने इन तीनों मैटर से ही निकालना है कि जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में से किसको हम फ्लूइड कहेंगे। तो अगर हम पहले टॉपिक पे आते हैं सॉलिड पे, तो जैसे ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ये सब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या वो फ्लो करता है भाई? बट ऑब्वियस है वो फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप देखो, मैं इस ब्लैक बोर्ड पे कोई फोर्स लगा रहा हूं तो ये ब्लैक बोर्ड कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहां से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब ये तरीका सॉलिड है। अब क्यों डिस्प्लेस नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो सॉलिड के पास एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उसका शेप फिक्स होगा। अब शेप फिक्स क्यों होगा? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो काफी क्लोजली पैक्ड होंगे और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा वो भी काफी स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लो नहीं करता है। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं अगर, तो देखो सॉलिड के बारे में मैंने लिखा ब्रिक, स्टोन। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में आप वाटर ले लो, ठीक है, पेट्रोल ले लो, ऑयल ले लो। गैस में अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं, एलपीजी ले लेते हैं, ठीक है, एयर की बात कर लेते हैं। तो अब इन दोनों को देखो, आप अगर बेसिक एज ए लेमैन समझो कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है भाई, कोई भी एक आदमी जिसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको जानना है कि फ्लूइड क्या है, तो वो यहाँ से समझ सकता है। हम अगर कहें कि सॉलिड फ्लो करेगा तो आप कहोगे नहीं। अगर ऐसे सिंपल दिखाया जाए कि भाई ये 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 3 कैटेगरी ऑफ मैटर्स के, अब आप बताओ क्या चीज फ्लो करेगा। तो डेली लाइफ में आप क्या देख रहे हो? लिक्विड है, ये भी लिक्विड में अगर वाटर है, आप जानते हो वाटर फ्लो करता है रिवर में, पाइपलाइन में। पेट्रोल है वो भी फ्लो करता है, ऑयल की पाइपलाइन होती है उसमें भी फ्लो होता है, ठीक।
गैस की बात करते हैं तो भाई एयर हर जगह फ्लो कर रही है, आप ऑक्सीजन देख रहे हो, एलपीजी हो गया, तो जो भी पाइपलाइंस वगैरह हैं उसमें ये चीजें फ्लो करती हैं। तो अब इसको हम सॉलिड से अलग कैसे कर सकते हैं? ठीक है भाई, इतना तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि फ्लूइड क्या हो सकता है। अब देखो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। सॉलिड के ऊपर आते हैं। ठीक है, सॉलिड जैसे आप समझो अपनी बॉडी को, क्या आपकी बॉडी फ्लो कर सकती है? नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे देखो आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, एक बाइक यूज करते हो, कार का यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको एलिवेशन चेंज करना है तो आप लिफ्ट का यूज करते हो। आप मॉल्स में गए होगे तो आपको लिफ्ट मिलती है, स्टेयरकेस मिलता है, एक्सीलेटर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड हो, आपको हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप में डिफॉर्मिलिटी नहीं है, मतलब कहने का यह है कि आप डिफॉर्म नहीं होगे, इसलिए हम आपको फ्लो नहीं करा सकते हैं। आप देखो, आपको कहीं भी आपको ब्रिक लेके आना है, सैंड लेके आना है, सीमेंट लेके आना है, तो आप क्या करते हो, एक कन्वेइंग मीडियम यूज करते हो, एक आप उसके लिए कोई आप कहते हो डीसीएम यूज करते हो, कोई ट्रॉली यूज करते हो, जिसमें वो सामान रख करके आपके घर आता है। लेकिन अगर आप पानी की बात करो तो आपके घर में पाइपलाइन होगी, या जो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते होंगे उनको वाटर सप्लाई मिलती होगी। वहां क्या होता है कि क्या हम टैंक आपके घर लेके आते हैं या पाइप आपके घर आती है? बस एक बार हमने पाइप का लेआउट कर दिया, हमने एक वाटर हेड टैंक रख दिया है कहीं काफी दूर आपके घर के, तो वो एक वाटर हेड टैंक प्रेशर डिलीवर करेगा उस लिक्विड के ऊपर, और लिक्विड उस प्रेशर से आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें सॉलिड के साथ पॉसिबल नहीं होती हैं। भाई अगर हमारा कोई ब्रिक आपका रखा है, आपके घर से 10 किलोमीटर दूर रखा है, तो हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि हम वहां कोई फोर्स लगा दें, कोई पाइपलाइन के थ्रू उसको हम आपके घर पहुंचा दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको बेल्ट कन्वेयर यूज करना पड़ेगा। आप फैक्ट्रीज में देखते हो कि सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए बेल्ट कन्वेयर लगते हैं। ठीक है, जबकि फ्लूइड में क्या होता है, आपको कहीं पानी ले जाना है तो आप क्या करते हो, एक पंप लगाते हो, पाइपलाइन लगा देते हो, उसमें क्या होगा फिर क्या गया कि बचा? यूपीएस है कि नहीं? की वजह से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। ठीक है, पॉज करना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली पावर कट की वजह से इंटरप्शंस हो गए थे कुछ। ठीक है, तो हम बेसिकली कहाँ पे थे कि हम फ्लूइड किसको कह रहे थे। हमने ये एग्जांपल दिया था कि सॉलिड में जैसे हम कहे कि आप ब्रिक, स्टोन या अपनी बॉडी को एक डिस्प्लेस करना हो तो आपको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है, मतलब आप उस पर डायरेक्टली फोर्स लगा के या प्रेशर लगा के डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको हम यहाँ से ढकेल दे रहे हैं अपने घर से और आप किसी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। जबकि फ्लूइड पे क्या होता है, आपके घर में एक कहीं देखोगे जहाँ पे पंप लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, पंप ऑन किए, वो वहां से वाटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देता है, अब पाइपलाइन जहां तक गई होगी पानी वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्लो वाली टेंडेंसी है ये किस तरीके से आ रही है, तो इसको हम समझते हैं। अगर हम किसी सॉलिड का एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, कोई एक ब्लॉक डायग्राम लेते हैं, मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है किसी सॉलिड का, तो सॉलिड में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूल्स को बनाता हूं तो आप देखोगे सॉलिड का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होगा और सारे मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे होंगे, और इन सब में क्या होगा, सब में कहीं ना कहीं आपका आपस में एक बॉन्डिंग होता है। दिख रहा है आपको? मतलब सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी वो आपकी काफी स्ट्रांग होगी। मतलब कहने का ये है, ये ब्लैक बोर्ड सॉलिड है, अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, मैं अगर इसको ऐसे ढकेल रहा हूं हाथ से, ना तो ये ब्लैक बोर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ना ये ब्लैक बोर्ड कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो हुआ क्या होगा, हमने इस सॉलिड पे कोई फोर्स अप्लाई किया, तो सबसे पहले सॉलिड क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसने उस फोर्स को रेजिस्ट किया। अब अगर हम कोई हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड हो सकता है डिफॉर्म कर जाए,
ठीक है, जैसे मान लो जेसीबी है, तो हम अगर जेसीबी से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाए तो ये ब्लैक बोर्ड भी डिस्प्लेस करेगा, ये दीवार भी डिस्प्लेस कर जाएगी, क्योंकि वहां उसका फोर्स हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हमने फोर्स लगाया तो पहले सॉलिड ने उसको रेजिस्ट किया, ठीक है, फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये अपना प्लेस चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स लगाने पे हमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या वो बॉडी उसको रेजिस्ट कर दे रही है, लेकिन वो बॉडी वहां पे फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, और यही इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उस सॉलिड को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल ये निकलता है कि सॉलिड को हम तब तक फ्लो नहीं करा सकते या किसी भी मैटर को हम तब तक फ्लो नहीं करा सकते हैं जब तक उसकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी वीक ना हो जाए कि वो किसी ना किसी फोर्स पे डिफॉर्म कर जाए। जैसे पानी है, आपने पढ़ा होगा कि वाटर को हम किसी भी कंटेनर में रख देंगे वो उसका शेप ले लेगा, मतलब कहने का ये है कि वो उस कंटेनर के शेप में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो आपका कह सकते हो कि शेप एंड साइज है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होता है वो काफी कमजोर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ वाटर का एक डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो अगर इस ब्लॉक में हम वाटर के लिए बनाते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, ऐसे होगा, ठीक है, और ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होंगे? बहुत कमजोर होंगे, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी वाटर पे जैसे ही कोई चेंज देते हो तो वो तुरंत चेंज हो जाता है। आप भाई उसको मग में रखोगे तो मग के शेप का हो जाएगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, टैंक में रखोगे तो टैंक के शेप का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। सेम वही चीज गैस में होता है। गैस में भी क्या है कि अगर गैस का भी हम डायग्राम देखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स तो और दूर होते हैं और भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उसमें कम होती है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ होगा, और वो सब रैंडम मैनर्स में होंगे, आप उनकी बॉन्डिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे इस रूम में अगर हम चाहें तो इस पूरे रूम के एक एयर जो इस रूम में है उसको हम एक सिलेंडर में पैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस में, ठीक है। ये चीज ना तो लिक्विड में होता है ना तो सॉलिड में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकल के कॉन्सेप्ट ये आता है कि जिन स्टेट ऑफ मैटर के पास इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत कमजोर होगी वो तुरंत डिफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे पानी है तुरंत डिफॉर्म करेगा, गैस तुरंत डिफॉर्म करेगा। तो अब इस डिफॉर्मेशन से होगा क्या? आप सोचो ऐसे इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे देखो कि आप एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और आपने देखा होगा कि जैसे किसी साइकिल स्टैंड में बाइसिकल्स खड़ी होती हैं लाइन से, तो मान लेते हैं कि 100 बाइसिकल ऐसे खड़ी हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कोई भी काउंटिंग नंबर में। तो अगर ये डिफॉर्मेबल ना होता, जैसे 100 दीवार खड़ी है लाइन से, ठीक है, हम एक दीवार को ढकेलेंगे वो कुछ नहीं डिफॉर्म होगा, ना वो कहीं मूव करेगा, तो बाकी की 99 दीवार भी वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी। अब हम साइकिल वाले ऑप्शन पे आते हैं। मान लेते हैं कि वो एक तरीके का फ्लूइड एलिमेंट है और हर एक साइकिल में जो बॉन्डिंग है वो काफी कह सकते हो कि एक तरीके से वीक बॉन्डिंग है। तो होगा क्या? हमने एक साइकिल को टिल्ट किया तो ये इस साइकिल पे जाके गिरेगा। आप देखोगे मूवीज में या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर एक बाइसिकल को हम कहीं ढकेल रहे होते हैं तो लाइन से सारी बाइसिकल्स गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है जो आपने उसको दिया होगा, और उस फोर्स की वजह से वो टिल्ट हुआ और दूसरे बाइसिकल्स पे गिरा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं थी फोर्स की, ठीक है। हाँ, अगर हम इन दोनों बाइक्स को या बाइसिकल्स को किसी रॉड से बांध देते हैं तो फिर ये मैकेनिज्म फेल कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक डिफॉर्म ना करने की एक कैपेबिलिटी आ जाएगी उस रॉड की वजह से। तो अब ऐसे देखोगे तो ये सारे बाइसिकल इस तरीके से गिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ? आपने फोर्स कहाँ लगाया? पहले वाले पे। डिस्प्लेस कहाँ तक हो रहा है? 100वें तक, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले बाइसिकल्स पे आपने फोर्स लगाया, वो टिल्ट किया, उसके टिल्ट करने की वजह से बाकी के 99 बाइसिकल जो लेफ्ट थे वो भी टिल्ट करके नीचे गिर गए, ठीक है। लेकिन ऐसा आप देखो किसी सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तरीके से अगर कोई इसमें बॉन्डिंग होती, मान लो इस बाइसिकल्स को हम सारे को एक स्टील रॉड से बांध देते तब कुछ नहीं होता भाई। एक स्टील रॉड से हम 100 बाइसिकल्स को बांध दिए हैं, आप कितना भी फोर्स लगाओगे जब तक रॉड नहीं टूटेगी तब तक बाइसिकल डिस्प्लेस नहीं होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्लो कराने के लिए टेंडेंसी में, जिसको हम लिखते हैं ना टेंडेंसी टू फ्लो।
तो अब ये कैसे यहाँ दिख रहा है, आप देखो एक मॉलिक्यूल था, अब हम फ्लूइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक पहला मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, मान लो किसी वाटर का है या किसी भी चीज का, गैस का, तो हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में एक तरीके से एक बॉन्ड होगा जो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक करने के साथ ही साथ क्या होगा कि ये कि जब ब्रेक कर रहा होगा तो जो इसके पास यहाँ पे इसका मोमेंटम होगा, जो इसका मोमेंटम इस मॉलिक्यूल का होगा पहले वाले का, ये दूसरे वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कह रहे हैं, पढ़ते हैं। तो एक तरीके से इसको समझो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो dmv/dt निकल के आ रहा है चेंज इन मोमेंटम वाले से, तो उस कॉन्सेप्ट से इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, वो दूसरे पार्टिकल पे अप्लाई किया और फिर वो तीसरे पार्टिकल पे अप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लूइड के केस में ये चीजें हो रही हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो, हमने पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाया, इसने दूसरे को दिया, दूसरे ने फिर इसको तीसरे पे ट्रांसफर किया, ठीक है। अगर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती, मतलब इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता तुरंत। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इस ब्लैक बोर्ड पे मैंने ऐसे एक पुश किया, ब्लैक बोर्ड की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पानी गिराऊं यहाँ से, तो वो तुरंत यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियस है ग्रेविटी है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल पे एक थोड़ा हल्का सा इंक्लाइन बेड ले लो, ऐसे मान लो कोई बेड है किसी एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, आप घर पे ट्राई करना, एक टेबल के ऊपर कहीं भी आप यहाँ बॉटल से पानी गिराओ तो क्या होगा, वाटर बिना किसी फोर्स के यहाँ पानी गिरा रहे होगे तो बिना किसी फोर्स के यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये एंगल आप मान लो 2 डिग्री भी रखते हो, 3 डिग्री भी रखते हो, मतलब एक इंक्लिनेशन चाहिए होता है जो इसको नीचे खींच रहा हो। और इस वाटर के कंपैरिजन में आप कुछ भी गिराओगे, सैंड, ब्रिक, स्टोन, बुक, कुछ भी ट्राई कर लोगे, इतने कम एंगल पे वो डिस्प्लेस नहीं होगा। पहला रीजन उसका सेल्फ वेट ज्यादा है, ठीक है। दूसरा उसके और इसके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, तो इस वजह से वो आगे डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें उसमें लिक्विड और गैसेस में नहीं होती हैं, इसीलिए वो किसी भी फोर्सेस पे आसानी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और इसी जो पूरे फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं टेंडेंसी टू फ्लो। और इसीलिए हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में से, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, हम लिक्विड और गैस दोनों को हम कह सकते हो कि फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेटमेंट निकल के आएगा कि फ्लूइड is something या any state of matter which has tendency to flow, मतलब जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होगी उसको हम लोग फ्लूइड कहेंगे। अब हमने ये डिफिनेशन निकाल दिया कि भाई 3 स्टेट ऑफ मैटर में से लिक्विड और गैस ही एक ऐसे 2 स्टेट ऑफ मैटर बचते हैं जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होगी और जिससे हम कह सकते हैं कि वो आसानी से फ्लो करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्लूइड किसको कहते हैं, ठीक है। अभी तक एक आपके दिमाग में रहा होगा कि सर फ्लूइड होता क्या है और फ्लूइड में हम क्या चीजें देखेंगे। तो अभी आपको एक आउटपुट ये समझ में आया ओवरऑल कि बेसिक्स ऑफ फ्लूइड में अब आप किसी को समझा सकते हो कि भाई हम इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं। भाई कोई अगर आपके पास आ जाए, भैया हमको बताओ कि इसको हम फ्लूइड क्यों कहते हैं, तो आप समझा लोगे कि भाई देखो किसी सॉलिड पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी, फिर वो डिस्प्लेस होगा, लेकिन वो किसी भी हालत में फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अगली फिर एक बॉन्ड मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास लगातार बॉन्डिंग होगी और सबके सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। लेकिन लिक्विड गैस में क्या होगा, ये सारी बॉन्डिंग बहुत कमजोर होती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि लिक्विड और गैस ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं कि जिस पे अगर हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी भी कम हो, मैग्नीट्यूड कितना भी कम हो, उसके अंदर कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ये आप अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो कि फ्लूइड में, लिक्विड और गैस में एक प्रॉपर्टी होती है डिफॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टी ना तो सॉलिड में नहीं होती है, ये सिर्फ लिक्विड और गैस में मिलती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने ये स्लोप पे बताया ना आपको, तो आप ऐसे देखो, आप बॉटल से पानी गिरा रहे हो, ठीक है, तो जब तक बॉटल में पानी है तब तक वाटर यहां से यहां फ्लो करेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक काम कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है। हालांकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। आप देखो, कभी आप कहीं एक अपनी गाड़ी चलाते हो तो आप एक्सीलरेटर छोड़ दो उसका, तो कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसका फोर्स बंद किया, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकना शुरू हो गया, फिर आपको एक्सेसिव प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको फ्लो कराने के लिए। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, हम एक हल्का सा उसको एक फोर्स दे रहे हैं और जब तक वो फोर्स एप्लीकेबल है उस पर तब तक वो आसानी से चलता रहेगा। लेकिन बाइक कार में क्या होता है कि अब आपका एक्सीलरेटर बहुत कम रखे हो तो कुछ देर बाद वो सेल्फ वेट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी जाके रुक जाएगी आपकी। ये चीजें फ्लूइड और गैस में नहीं होती, क्योंकि हमें एक तो फ्रिक्शन कम मिलता है और दूसरे इनके जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से हम इसमें एक तरीके से डील कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे निकल के आ गया कि प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हम फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, या सिंपल आप कह सकते हो कि एनीथिंग विद अ टेंडेंसी टू फ्लो बाय वर्च्यू ऑफ विच प्रॉपर्टी। तो आप वहां पे ऑप्शन ये टिक करोगे कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन द मैटर हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है, इसका मैं एग्जांपल और देता हूं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। थोड़ा मैं आगे चलता हूं, लेकिन हाँ मैं उसको बाद में कवर भी करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे आप समझो। मैं अगर एक ओवरहेड टैंक का एग्जांपल लेता हूं, ओवरहेड टैंक का मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, तो आप सभी लोग ओवरहेड टैंक का अगर ऐसे देखो तो जो कॉलोनी में बड़ी बड़ी टंकी होती है पानी की उसको ले लो, नहीं तो जो आपके घर में छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी है उसको भी ले सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है वो फ्लो कैसे करा रहा है, ठीक है। तो देखो, हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में क्या किया गया है, हमने यहां तक पानी फिलअप किया। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ये आपका वाटर लेवल है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपने इसका एक अभी फॉर्मूला हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच से। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, या सिंपल अगर ये नहीं भी आता तब भी आप इतना समझो कि क्योंकि आप ये डेली यूज करते हो, भाई सबके घर में पानी की टंकी छत पर रखी होगी, सभी लोग पानी उसमें स्टोर करते होगे, डेली यूज करते होगे। तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कैसे एक्ट करता है आपके घरों में या डेली लाइफ में। आपने छत के ऊपर अपने जो पानी की टंकी है उसमें पानी फिलअप कर दिया, अब सोचो हो क्या रहा होगा। इस टैंक में अगर मान लो आपके घर के ऊपर टैंक है, उसकी हाइट 1 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम इसका इस बॉटम पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं सिंपल, तो आप देखो P इज इक्वल टू रो जी एच, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी इसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो P बराबर रो इंटू जी, तो रो होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी आपका पानी का हम लोग लेके चलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। G हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और ये 1 मीटर आपका H दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर निकालते हैं तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा आप बताओ, 1000 इंटू 10 इंटू 1। तो अब देखो कि इसका जो ये प्रेशर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये देखो कि आपका 1 मीटर हाइट पे इसके बेस पे 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब ये प्रेशर क्या कर रहा होगा, यहाँ पे हमने एक आउटलेट लिया पाइपलाइन का, ये आपका एक पाइपलाइन का आउटलेट है। तो इस पाइपलाइन के आउटलेट पे क्या हो रहा होगा, आप देखो कि जैसे यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा तो ये इस लेयर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिक्विड का जो सेल्फ वेट है वो इसको नीचे की ओर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, और जब तक इस टैंक में पानी रहेगा तब तक इस प्रेशर की वजह से ये पूरा वाटर आपको जहां भी डिलीवर करना है वहां आपका डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एक्ट कैसे करता है, आपने पानी फिलअप कर दिया, इस टैंक में प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है, मतलब इस ओवरहेड टैंक में प्रेशर जनरेट हो गया। अब जब तक इस टैंक में पानी है तब तक आप घर पे टैप ओपन करोगे, नीचे आपको पानी मिलेगा, ठीक है। सभी लोग ऑब्जर्व करना, जब तक आपके घर के पानी की टंकी में पानी रहता है
तब तक आपको नीचे पानी मिलता है। ना तो आपको उसके लिए मोटर ऑन करना पड़ता है, ना आपको कहीं उसके लिए एक एक्सेसिव प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी काम कर रही होती है। क्योंकि जैसे वो नीचे प्रेशर अप्लाई करेगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा और वो फिर एक चेन बन जाएगी। पहला पार्टिकल दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, और वो तब तक काम करेगा जब तक आपका ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप सिंपल ये बताओ कि अपने घर पे आप कैसे जज करते हो कि आपके टंकी का पानी खत्म हो गया है। ठीक है, सभी लोग को डेली लाइफ में मिलता होगा कि भाई टंकी का पानी खत्म हो रहा है, मोटर ऑन कर दो। क्या करते हो? आपको जब लगता है कि टैप में वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है या वाटर का प्रेशर कम हो गया है, तो आपको ये लग जाता है कि हाँ, ऊपर टंकी में पानी हमारा खत्म हो रहा है। मतलब कि ये वाटर लेवल जो यहाँ पे था, अब ये वाटर लेवल यहाँ कहीं पहुंच गया है, जिसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन होता है प्रेशर का, ये कम हो जा रहा है और आपको यहाँ क्वांटिटी और प्रेशर दोनों में एक तरीके से गिरावट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी की वजह से आपका ये फ्लो हमेशा मिलता रहता है। क्योंकि हमने एक बार प्रेशर जनरेट कर दिया है ऊपर उस टैंक में, और उस प्रेशर की वजह से वो लगातार उस लिक्विड को नीचे सप्लाई देते रह रहा है। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करता है। ठीक है, और सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। भाई इसी टैंक में आप क्या करो, घर जाके बालू फिलअप कर दो, तो नीचे आप टैप ओपन करोगे, कुछ देर बालू मिलेगा, कुछ देर बाद बालू मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड है यार, उसमें उतनी फ्लो करने की या डिफॉर्मेशन की उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल फ्लूइड का डिफिनीशन कि फ्लूइड का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा। अब इसमें दूसरा वर्ड है आपका मैकेनिक्स का। ठीक है, तो मैकेनिक्स आप डिफाइन करो, क्या डिफाइन करते हो? सभी लोग मैकेनिक्स आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे यार। तो मैकेनिक्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर मैं एकदम सिंपल बताना चाहूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी बॉडी पे लग रहे फोर्सेस की स्टडी करते हैं कि भाई कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिफॉर्म हुआ, कितना ब्रेक हुआ, क्या चेंजेस आया उसके शेप एंड साइज में। ये सारी स्टडी होती है मैकेनिक्स में। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी। अब उस बॉडी को हमने क्या कह दिया है? फ्लूइड। यहाँ पे इस पूरे सिलेबस में, यूनिट में आप क्या पढ़ोगे कि उस बॉडी का नाम ने फ्लूइड रख दिया। तो यानी फ्लूइड के ऊपर लग रहे फोर्सेस की जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों चीजें लेके चलनी है। या तो हम उस फ्लूइड के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मतलब कहने का यह है कि किसी एक्सटर्नल एजेंट से उस पर फोर्स लग रहा होगा। जैसे आप समझो मोटर है, मोटर क्या करता है? पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, तो वहां पे वो मोटर एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा कि किसी फ्लूइड के ऊपर एक मोटर के द्वारा यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या फोर्स लग रहा है और उससे कितना फोर्स जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, कितना डिस्चार्ज मिला, ये सारी चीजें वहां पे आ गई। ठीक, अब इसके अलावा इंटरनल की बात करो, जैसे मैंने बताया ओवरहेड टैंक, यहाँ पे क्या था? आपने पानी स्टोर कर दिया, अब पानी के सेल्फ वेट से उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा कि वो उसका इंटरनल एजेंट हो गया। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब जब बाहर से हम उस पर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, और इंटरनल एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जब उसके अंदर खुद का कोई एजेंट उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जैसे ये ओवरहेड टैंक था, इसमें पार्टिकल्स थे वाटर के, और वही वाटर पार्टिकल्स उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे फेनोमिना में इंटरनल प्रेशर सिस्टम काम कर रहा है। मतलब उस फ्लूइड का खुद का पार्टिकल खुद के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो वहां उसमें इंटरनल फोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिल रहा होगा कि उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो अब आपका इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंजेस आएंगे। लेकिन यही चीज अगर हम किसी एक्सटर्नल एजेंट से कराएं, किसी पंप से कराते हैं, तो वहां पे वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो अब इस फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, एक्सटर्नल प्रेशर भी, फोर्स भी, और
इंटरनल प्रेशर फोर्स भी। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट से कुछ फ्लो मिलता है उसकी भी स्टडी यही होगी, और इंटरनली कोई अगर प्रेशर फोर्स मिल रहा होगा तो उसकी स्टडी भी हम इसी यूनिट या इसी सिलेबस के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिंपल बेसिक ये समझे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है और हम इनमें क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे कि भाई अगर फ्लूइड के जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, मतलब हमने उसको स्टैटिक कहीं रख दिया, अब वहां पे क्या आएगा, फ्लूइड स्टैटिक काम करेगा कि फ्लूइड में सिर्फ और सिर्फ उसी का प्रेशर फोर्स काम कर रहा है, तो वहां पे वो हो गया फ्लूइड स्टैटिक। अब इसी में आगे अगर हम बात करें कि उस फ्लूइड को किसी एक मीडियम के थ्रू हम मूव करा दें और उस मीडियम के थ्रू होने वाला प्रेशर काउंट ना किया जाए, तो वो हो जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। मतलब जहां पे हम फ्लूइड को फ्लो तो करा रहे हैं लेकिन जो एजेंट फ्लो करा रहा है उसके फोर्स को काउंट हम नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तीसरा स्टेप क्या आएगा कि हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं along with considering the forces generated by the system। मतलब कहने का ये हुआ कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पर कितना फोर्स लगा, किसके द्वारा लगाया गया, कितना फ्रिक्शन आया, इन सब की स्टडी करेंगे तो हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देना है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो आएगा आपका वो आएगा फ्लूइड स्टैटिक का, कि जहां पे फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होगा, एक स्थिर अवस्था में रखा होगा और उस पे हम काफी चीजें कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसका कितना प्रेशर वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्या उसके चेंजेस आ जाएंगे, तो ये सारे स्टैटिक्स में आएंगे। फिर हम धीरे धीरे मोशन की ओर चलेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी ये आपका पहला लेक्चर था जो कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन था किसी की चीज का एक तरीके से, तो ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, तो उसको आप दोबारा आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो नीचे लिंक में, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको दोबारा। कोई भी टॉपिक अगर इस पूरे जो मैं पढ़ाया हूँ आपको कोई चीज समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट, तो आप उसमें प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा आगे चल के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।